प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय खंड में हम लोग मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत पिछली कक्षा में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे और हमने आपको यह बताने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक समाज व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, प्रत्येक समाज संतुलित रूप से चलता रहता है, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। यूं तो समय समय पर समाज में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते रहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती रहती हैं और इन रोगों या बीमारियों से तात्पर्य है सामाजिक समस्याओं से। समय समय पर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी पैदा होती रहती है, लेकिन उन सामाजिक समस्याओं का निदान भी उस समाज के लोगों के द्वारा या उस समाज में जो विद्यमान सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है और उस समाज को संतुलित रूप से बनाए रखा जाता है। तो प्रत्येक समाज संतुलित रूप से चलता रहता है या व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, या जो व्याधिकीय तत्व पैदा हो भी जाते हैं उन व्याधिकीय तत्वों को दबाया जाता है, उन व्याधियों को नियंत्रित किया जाता है। इन सबके पीछे जो कारक है, वे कारक क्या है, इसके बारे में हमने आपके साथ तब बात की थी जब हम लोग सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। और सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आपको यह बताने का प्रयत्न किया था कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक नियमों की विधि है, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों या सामाजिक नियमों का एक समूह है और इन सामाजिक नियमों के अंतर्गत, इस सामाजिक नियमों की पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के बताए गए तौर तरीकों के अंतर्गत रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के व्यवस्थित संचालन में अपना योगदान देता है। क्योंकि हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि समाज में लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिसका कि उल्लेख हमने किया था कि अनेक प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती है, राजनीतिक आवश्यकताएं होती है, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं, धार्मिक आवश्यकताएं होती हैं। और इन तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समाज में रहकर ही करता है। क्योंकि जब हम लोग समाज की अवधारणा देख रहे थे तब हमने यह बताने का प्रयत्न किया था कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है और समाज की इस आत्मनिर्भरता के गुण से तात्पर्य है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व उस समाज का है जिस समाज का व्यक्ति सदस्य होता है। ठीक है, उस समाज के अंतर्गत रहे, उस समाज के अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति की जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं होती है, वह व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज का यह दायित्व है कि उस व्यक्ति की तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वे सही आवश्यकताएं किसी भी प्रकार की क्यों ना। ठीक है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं। उन्हीं नियमों की पद्धति को सामाजिक संस्था का हम बात कर रहे थे सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था से पूर्व हमने समाज के बारे में बात की, सामाजिक समुदाय के बारे में बात की, सामाजिक समूह के बारे में बात की, संस्थाओं के बारे में बात की। उसी क्रम में हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो प्रत्येक समाज व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि समाज ने समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियम बना रखे हैं और उन नियमों का पालन विभिन्न प्रकार की जो प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं होती है उनके माध्यम से करवाया जाता है। तो समाज व्यवस्थित है, उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारक है, जो बहुत बड़ा कारण है, वे सामाजिक संस्थाएं हैं, वे प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति सामाजिक नियमों की अवहेलना करके अपने मुताबिक अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसके लिए, और जो व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, समाज उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो कि नियम विहीनता की स्थिति में आने को लगता है, विसंगति की स्थिति में आने लगता है, या समाज के प्रतिकूल जाकर व्यवहार करने लगता है, या अपने ढंग से समाज के नियमों में बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर व्यवहार करने लगता है, तो उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और जो नियंत्रित किया जाता है उसके लिए अनेक प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी व्यक्ति के सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण
जिसके कारण इन सामाजिक संस्थाओं के कारण समाज की संरचना के कारण समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहती है। ये सारी की सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्र की परिभाषाओं का भी हमने उल्लेख किया था, जिसके अंतर्गत आपने मैकइवर एवं पेज की परिभाषा का उल्लेख किया, टालकट पार्सन्स की पुस्तक द सोशल सिस्टम में उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा दी उसके बारे में जिक्र किया, जोन्स की परिभाषा का जिक्र किया और मुनके की परिभाषा का जिक्र किया। ये सारी बात और वो जो परिभाषाएं हमने देखी थी उन परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकल कर आया था कि सामाजिक व्यवस्था एक अवस्था है, ठीक है, जिसमें समाज की सामाजिक व्यवस्था जो है एक स्टेज है, सोसाइटी की एक अवस्था है जिसमें समाज की जो विभिन्न निर्माणक इकाइयां हैं उन निर्माणक इकाइयों से तात्पर्य जिनसे मिलकर समाज बनता है। और समाज किनसे मिलकर बनता है, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मान लीजिए जिस प्रकार से मानव शरीर होता है वैसे ही समाज का एक शरीर होता है, भले ही वो दिखाई नहीं दे, भले ही वो अमूर्त हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और सब अंग व्यवस्थित होकर एक दूसरे से संबंधित रहते हुए कार्य करते हैं और शरीर को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। यही बात सोसाइटी पर लागू होती है कि मान लीजिए कि समाज का भी एक शरीर है, उस शरीर के विभिन्न अंग हैं, वे विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहते हैं। हम कहते हैं कि यह समाज की व्यवस्था है, यह समाज संतुलित रूप से चलता रहता है। प्रश्न उठता है कि उस समाज रूपी शरीर के अंग क्या हैं, तो इसके जवाब में भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं, हालांकि विभिन्न 6 प्रकार की संस्थाओं का जिक्र हमने आपको किया था कि एक सामाजिक संस्थाएं होती है, आर्थिक संस्थाएं होती है, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं। ये जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं समाज रूपी शरीर के अंग हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं अपने से संबंधित कार्य करती रहती है, लेकिन ये सारी की सारी संस्थाएं एक दूसरे से संबंधित होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करती है और समाज रूपी शरीर को व्यवस्थित रूप से चलाने में अपना योगदान देती है। तो हम कहते हैं कि साहब ये समाज की व्यवस्था है, दिस इज ए सोशल सिस्टम। निर्माणक इकाइयां, समाज की जो निर्माणक इकाइयां हैं वे सारी की सारी एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते रहती है। इसका मतलब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से वे कार्य करते रहते हैं। उनमें जो संबंध होता है समाज की विभिन्न निर्माणक इकाइयों में, विभिन्न अंगों में, विभिन्न संस्थाओं में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संबंध होता है, जिससे वे समाज रूपी शरीर को एक व्यवस्था प्रदान करती हैं, समाज रूपी शरीर को चलाने में अपना योगदान देते हैं। तो इस व्यवस्था को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। टालकट पार्सन्स ने भी कुछ ऐसे ही परिभाषित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक जो नई बात जोड़ी वो ये जोड़ी टालकट पार्सन्स ने कि उन तमाम बातें जो कि मुल्के ने की हैं, मुल्के ने भी कहा था कि समाज के जो विभिन्न सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी से सामाजिक क्रिया का निर्माण होता है। उसी समाज मुल्के का कहना है कि समाज के सदस्यों में जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार जब समाज के अनेक लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध उनमें स्थापित हो जाते हैं, तो उसको सामाजिक व्यवस्था कहा। टालकट पार्सन्स ने जो पृथक बात कही वो है कि इस सामाजिक व्यवस्था में एक पर्यावरणीय पहलू या एक भौगोलिक पहलू भी सम्मिलित है। यानी कि प्रत्येक समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है वो किसी भौगोलिक स्थिति में अवस्थित है, वो किसी पर्यावरणीय स्थिति में अवस्थित है। इन सबसे मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। ऐसा विभिन्न समाजशास्त्री, जैसा कि पार्सन्स ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौगोलिक या पर्यावरणीय संबंधित पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रकृति से प्रेरित एकाधिक व्यक्तिकर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध, उनकी परिस्थितियों के साथ संबंध सांस्कृतिक रूप में संरचित तथा स्वीकृत प्रवृत्तियों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित और मध्यवस्थित होते हैं। यानी कि अनेक लोग होते हैं और अपनी आवश्यकता की आदर्श पूर्ति से तात्पर्य है समाज के बताए गए तौर तरीकों के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिसमें पर्यावरणीय और भौगोलिक पक्ष सम्मिलित हो, पहलू सम्मिलित हो, ठीक है, और लोगों में परस्पर अंतर संबंध हो, अंतःक्रिया करे। इन सब से मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, ऐसा टालकट पार्सन्स का कहना है। ये सारी परिभाषाएं हम पिछली कक्षा में
में देख चुके हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा की बात करने जा रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की जहां तक बात है, सामाजिक व्यवस्था के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से जो पहली विशेषता है वो हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था किसी एक सामाजिक मानव की क्रियाओं पर निर्भर नहीं है। जो सोशल सिस्टम है उसका मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सामाजिक क्रिया से संबंधित नहीं है, बल्कि उसे उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यक्तियों की अंतर क्रियाओं का होना आवश्यक है। यानी कि समाज में रहकर कोई एक अकेला व्यक्ति कोई क्रिया करे तो उससे सामाजिक क्रिया का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अनेक लोग सामाजिक क्रियाएं करें और अनेक लोग अंतर क्रियाएं करें, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप निश्चित सामाजिक संबंधों का होना सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य है। यानी कि अनेक लोग होंगे, अनेक लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जब ये लोग बार बार एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, बार बार अंतर क्रिया करेंगे, तो उनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। और जब इस प्रकार से सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है, यह सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी भी व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था कहने के लिए अनिवार्य है। तो लोगों के मध्य सामाजिक संबंधों का होना, जैसे कि लोग समाज में भी सामाजिक संबंधों का होना बता रहे थे, सामाजिक समूह में भी सामाजिक संबंधों का होना बता रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से समुदाय में भी सामाजिक संबंध होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से लोगों के मध्य सामाजिक संबंध होना सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बहुत अनिवार्य विशेषता है। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण तत्व में पारस्परिक क्रमबद्धता होती है। यानी कि समाज के जो निर्माणक तत्व है, तो समाज के निर्माणक तत्व क्या है? व्यक्ति है, विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि सामाजिक संस्थाएं होती हैं, आर्थिक संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं। ये जो तमाम प्रकार के निर्माण की इकाइयां हैं, इन सब निर्माण की इकाइयों में एक क्रमबद्धता होती है। ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं। जैसे हमने कहे कि परिवार का संबंध जाति से है, परिवार का संबंध धर्म से है, परिवार का संबंध गोत्र से है, परिवार का संबंध विवाह से है। विवाह का संबंध परिवार से है, जाति से है, धर्म से है, गोत्र से। यानी कि ये जो तमाम प्रकार की संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, चाहे प्राथमिक संस्थाएं हो, चाहे द्वितीयक संस्थाएं, उनमें परस्पर एक क्रमबद्धता होती है, एक व्यवस्थितता होती है, ठीक है। ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं होते। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तत्वों में एकता पाई जाती है और उसका आधार कार्यात्मक संबंध होता है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, वह तो एक क्रियाशील व्यवस्था है, ठीक है। इससे तात्पर्य है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न तत्वों का मतलब विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्थाएं, उनमें संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध होता है, उनमें एकता देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति है, ठीक है। विस्तार से हम जब संस्कृति का अध्याय देखेंगे तब देखेंगे कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक संस्कृति होती है और एक भौतिक संस्कृति, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था में समाज सदस्यों के स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्य निहित होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में समाज के सदस्यों के स्वीकृत अथवा उपलक्षित उद्देश्य अंतर्निहित होते हैं। यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो समाज के सदस्य हैं, उनके जो स्वार्थों की पूर्ति वो सामाजिक व्यवस्था में पूरी होती है। उनके जो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक सदस्य के जो उद्देश्य होते हैं वे सामाजिक व्यवस्था में ही पूर्ण होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन करने का गुण होता है। प्रत्येक समाज जो है परिस्थितियों के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, बल्कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, काल के साथ वो सामाजिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति जड़ नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति परिवर्तनशील है। सामाजिक व्यवस्था का एक भौतिक या पर्यावरणीय संबंधी पहलू होता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा एक निश्चित काल से संबंधित होती है। हमने कहा प्रत्येक समाज किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, एक पर्यावरणीय पहलू में रहता है, ठीक है। इसलिए भौगोलिक या पर्यावरणीय पहलू
सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्वों की, यानी कि सामाजिक व्यवस्था किन किन से मिलकर बनती है। ये हम स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग समाज की अवधारणा देख चुके हैं, सामाजिक समूह, समुदाय, सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा, सामाजिक संरचना की अवधारणा देख चुके हैं। तत्पश्चात हम लोग सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के तत्वों से तात्पर्य कि सामाजिक व्यवस्था किनसे मिलकर बनती है। तो इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, और समाज में विद्यमान क्या है, व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कर्मकांड होते हैं, परंपराएं होती हैं, लोकाचार होती हैं, जनरीतियां होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है, चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, हमारे कर्म होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं, ठीक है। और एक कर्मों के अनुसार जो है परिणाम समाज में सामने देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी बातें हैं जो कुछ भी समाज में विद्यमान है, क्या अपने प्रकार के व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, चाहे प्राथमिक संस्थाएं चाहे द्वितीयक संस्थाएं, हमारे कर्म कांड, हमारे रीति रिवाज, हमारे विश्वास, हमारे संस्कार, हमारे जनरीतियां, हमारी प्रथाएं, हमारे रूढ़ियां, हमारे लोकाचार, हमारी संस्कृति, चाहे भौतिक संस्कृति चाहे अभौतिक संस्कृति, जो कुछ भी हमको समाज में देखने को मिलता है, वे सारे के सारे सामाजिक व्यवस्था के तत्व हैं, सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। उन सबसे मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लूमिस एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था के जो है 9 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला वे बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए विश्वास और ज्ञान का होना आवश्यक है, जिसमें विश्वास 5 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। एक तो कर्तव्य का पालन करना, कर्म पर विश्वास, बुरे काम का परिणाम बुरा होता है, स्वर्ग और नरक में विश्वास, पूर्वजों की आत्मा में विश्वास। ये विश्वास सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो तत्व लूमिस ने बताया है वे होती है भावनाएं, व्यक्ति के जो सेंटीमेंट है। और ये सेंटीमेंट ऐसे होते हैं जो कि अमूर्त होते हैं, देखे या छुए नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, मानव से मिलकर बनता है, मानव में अनेक गुण और अवगुण होते हैं, उसकी संवेदनाएं होती हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, उसके सेंटीमेंट्स होते हैं, उसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, किसी से लगाव होता है, किसी से नफरत होती है, किसी पर घृणा आती है, किसी पर प्रेम आता है, किसी पर क्रोध आता है। इन सब भावनाएं, ये सारी की सारी भावनाएं जो है प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। अगला जो इसका तत्व लूमिस ने बताया, आवश्यकताएं, लक्ष्य तथा उद्देश्य। सामाजिक व्यवस्था में जो है अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिनको लोग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति जो है व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही रहकर करता है। तो इसके अंतर्गत ये जो है संस्कृति या सभ्यता के निश्चित स्तर से संबंधित है। मेलिनोव्स्की का कहना है कि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं 7 हैं: शारीरिक, पोषक, उत्पादक, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि तथा स्वास्थ्य संबंधी, जैसा मेलिनोव्स्की ने कहा है। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हो पाती है। कुछ गौण आवश्यकताएं हैं। गौण आवश्यकता मैंने बताया कि जो आर्थिक आवश्यकता है, सामाजिक शिक्षा संबंधी आवश्यकता है, गौण आवश्यकता है। तो गौण आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पूरी होती है। अगला जो तत्व बताते हैं लूमिस, वे बताते हैं कि आदर्श नियम समाज में, प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आदर्श नियमों का निर्माण कर रखा है। उन्हीं नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देता है। इनको लूमिस ने आदर्श नियम कहा। कुछ पद होते हैं, ठीक है, प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है, ठीक है, जिसको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। वो यौन भेद के आधार पर हो सकता है, वो आयु भेद के आधार पर, जन्म, विवाह, शारीरिक गुण, कृतियां तथा कर्तव्यों के आधार पर लोगों को अलग अलग पद दिए जाते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है और उसी पद के अनुसार समाज की व्यवस्था निर्मित होती है। कुछ पद उच्च होते हैं, कुछ पद मध्यम होते हैं, कुछ पद निम्न होते हैं, और इन पद या परिस्थितियों का विस्तार से अध्ययन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। अगला है कार्य, यानी कि व्यक्ति पद के अनुसार कार्यों का निर्वहन करता है।
हम बात करेंगे जब परिस्थिति और भूमिका का अध्याय देखेंगे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है और उस पद को परिस्थिति कहा जाता है। और प्रत्येक परिस्थिति के साथ जो व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, परिस्थिति को प्राप्त करता है, तो उस परिस्थिति से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन, दायित्वों का निर्वहन उस व्यक्ति को करना पड़ता है। तो उस पद के साथ जो काम जुड़े हुए हैं, जो प्रक्रिया जुड़ी हुई है, जो दायित्व जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से उसको भूमिका कहा जाता है। तो कार्य से संबंधित जो व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है, उस पद से संबंधित कार्य को उसको निर्वहन करना पड़ता है। शक्ति या सत्ता जिसके आधार पर दूसरों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति की अवधारणा में कहा है कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और उस शक्ति को जब वैधानिक रूप में मिल जाता है तो उसको सत्ता कह दिया जाता है। यानी कि समाज में शक्ति और सत्ता दोनों देखने को मिलती हैं, और जिससे दूसरों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे राजा की सत्ता हो सकती है, परिवार में पिता की सत्ता हो सकती है, बड़े भाई की सत्ता हो सकती है, विभिन्न प्रकार के पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। ठीक है, तो ये सत्ताएं हैं जो कि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं में सामाजिक मूल्य और आदर्शों के अनुसार मान्यताएं निर्धारित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुविधा होती है, जैसे हम कहें कि सामाजिक सुविधा के कारण ही विभिन्न इकाइयों को अपने को विकसित करने तथा विकसित रूप में समाज व्यवस्था को बनाए रखने का अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त होता है। ये सारे के सारे तत्व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, या यूँ कहो कि ये सामाजिक व्यवस्था की निर्माणक इकाइयां हैं जिन सब से मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है।